ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रल की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसमें आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक स्पेशल टाइप की सरफेस जिसे सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन क्या है और हम डेफिनेट इंटीग्रल को यूज़ करते हुए वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन एक्चुअली एक बेस कर्व होती है आपके पास। जैसे मैंने इस फर्स्ट केस में यहाँ रेड कलर की, बोल्ड कलर की मैंने बेस कर्व एज्यूम की हुई है। सो यस, दिस इज़ माय बेस कर्व। ये इसका एंड फिक्स है। अगर आप इस कर्व को एक्स एक्सिस के अबाउट 360 रोटेट करें, ये इसका एंड फिक्स है और आप सेम एंगल एज्यूम करते हुए जितना एंगल इसका यहाँ पे है, लेट्स से ये 40 डिग्री है या 35 डिग्री है, कोई भी फिक्स एंगल एज्यूम कर लें और एक्स एक्सिस की तरफ या वाई एक्सिस की तरफ मूव नहीं कर सकती, मीन ये एंगल फिक्स है। अगर आप इस बेस कर्व, जो कि इस केस में मैंने स्ट्रेट लाइन एज्यूम की हुई है, ये कोई और कर्व भी हो सकती है, अगर आप इसको 360 अबाउट एक्स एक्सिस मूव करें तो इससे एक कोन टाइप की शेप जनरेट होगी और इसकी ये टॉप जो है ये एक्चुअली एक सर्कल को जनरेट करेगी। सो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एक एंड ये फिक्स है, इसका एंगल भी फिक्स है, बट आप इसको एक्स एक्सिस के अबाउट 3D में रोटेट करा सकते हैं। सो इससे ये जो कोन बनी है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन और रिवॉल्व करने से बनी है। सो इसलिए मैं इसको सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बोल रहा हूँ। अब कर्व को आप एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करा सकते हैं, इसी तरह कर्व को आप वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करा सकते हैं, ये तो कोई इसमें इशू नहीं है। अगर लेट्स से आप कर्व को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं तो ये कर्व एक्चुअली नॉर्मली किस तरह से होगी, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में डिफाइन होगी। इसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो y होगा और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्चुअली x होगा। मीन आपके पास एक्सप्रेशन y पावर 1 और x की कोई भी फंक्शन हो सकता है, इस तरह से गिवन होगा और आप इसको x एक्सिस के अगर अबाउट रोटेट कराएंगे तो ये जो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बनेगी ऑब्वियसली इसकी कोई कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी को ही वॉल्यूम बोलते हैं। सो अगर इस केस में आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इसकी क्या कैपेसिटी है, सो वो आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका फार्मूला मैं अभी लिखता हूँ। वो सिंपली ये है कि आपने आउटसाइड पे पाई रख लेना है और ये जो भी फंक्शन होगा इसका स्क्वायर कर देना है एंड देन आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ये जो इसका लोअर एज होगा जो कि इस वक्त 0 पे है, आप ये कहीं पे भी हो सकता है या आगे कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ से लेके जो इसका अपर एज होगा, मीन इसकी राइट बाउंड्री होगी, वहाँ तक देख लें। यहाँ पे मैंने लेट्स से ये x इक्वल टू a मान लिया है। a इस वक्त स्पेशल केस में 0 है, वैसे कुछ और भी हो सकता है और ये जहाँ तक इसकी आपकी राइट साइड तक जो इसकी लेंथ है आप कह सकते हैं या हाइट कह सकते हैं कौन की इस वक्त बन रही है, वो x इक्वल टू बी है। सो आप a से b तक इंटीग्रेट कर लेंगे और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x परफॉर्म करेंगे बिकॉज ये फंक्शन आपका x की फॉर्म में गिवन है। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि आप कर्व को y एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कराएं। जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है मेरे पास एक कर्व थी ब्लू कलर की और मैंने इसको 360, यहाँ पे ये फिक्स है अगेन इसका ये एंड और अगेन ये नीचे ऊपर नहीं हो सकती, ये इसका एंगल भी फिक्स है। मैंने इसे 360 रिवॉल्व कराया तो इससे ये बाउल टाइप की जो शेप बनी है, दिस इज़ एक्चुअली सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। अब इस सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन में कितनी कैपेसिटी है, वॉल्यूम जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट अगर लेट्स से किसी कर्व को रिवॉल्व करा रहे हैं तो इसमें ये करना है कि आपने एक्स को इन टर्म ऑफ सम फंक्शन ऑफ वाई लिखना है। मीन एक्स हमारा इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y हमारे केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सो जिसके भी अबाउट आपने रिवॉल्व कराना है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है, ये इससे एक आपको टिप मिल जाएगी। सो अगेन अगर आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें, इस ब्लू कलर का जो बाउल है, सो आप वॉल्यूम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करें और उसको उसी के वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लें। ओके और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, लेट्स से ये y की वैल्यूज़ हैं, y इक्वल टू a टू
ये जो हाइट है इसकी y इक्वल टू b तक। एंड ये पाई बाय मल्टीप्लाई करना ना भूलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्चुअली वॉल्यूम मिलता कैसे है? यस, ये एक डिस्क मेथड है जिसमें आप क्या एज्यूम कर रहे होते हैं कि इस कोन को स्मॉल छोटे छोटे डिस्क में एज्यूम कर रहे होते हैं कि ये लेट्स से एक स्मॉल डिस्क के साथ मिलके बनी है। लेट्स से आप इस कोन को डिफरेंट पार्ट्स में स्लाइस करें तो आपको एक पर्टिकुलर स्लाइस को अगर आप पिक करेंगे तो वो एक डिस्क टाइप की होगी। सो आप पहले एक डिस्क का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं एंड देन फिर ओवर द इंटरवल आप एक्चुअली इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल वॉल्यूम मिल जाता है। यस, सो समटाइम इसको डिस्क मेथड भी बोलते हैं। सो आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग डिस्क मेथड। अब पॉइंट ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, ये अगेन ए और बी कैसे फाइंड करना है। आपको नॉर्मली क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि आप उस कर्व का वॉल्यूम फाइंड करें जिसका बेस एरिया बाउंडेड हो इन पॉइंट्स के बीच में। वर्ड बेस एरिया यूज़ हो रहा होगा। सो बेस एरिया का मतलब ये है कि एक्चुअली आपको इस एरिया की बात हो रही है। सो दिस इज़ कॉल्ड बेस एरिया, जो 2D में सिनेरियो है। और वही एक्चुअली आपको लिमिट सजेस्ट करेगा कि बेस एरिया की क्या लिमिट्स हैं। इसी तरह से अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं और बेस एरिया की बात हो रही है तो एक्चुअली वो इस एरिया की बात कर रहे हैं जो 2D सिनेरियो में है। सो दिस इज़ एक्चुअली बेस एरिया। सो बेस एरिया में आपको लिमिट्स पता होंगी और आप उसको यूज़ करते हुए आप एक्चुअली एवेलुएट करेंगे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। सो आपको इससे क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। दो ही क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट एक ही पार्ट है एंड दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं। सो हम उनको देख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10, यस इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये वही सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की बात हो रही है, विच इज़ ऑब्टेन बाय द रीजन अंडर द कर्व y इक्वल टू एक्स। मीन आपकी ये बेस कर्व है जिसको आपने रोटेट कराना है और ओवर द इंटरवल x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 है। अबाउट x एक्सिस आपने रोटेट कराना है। सो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत सिंपल है। आप वॉल्यूम एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे जिसको v के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। बाहर आपके पास पाई आएगा एंड आप 1 to 4 तक एक्चुअली इंटीग्रेट कर लेंगे। यस, किसको? आपके पास जो बेस कर्व है उसके फंक्शन के स्क्वायर को। एंड आप सिंपली 1 स्टेप में ही इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये x आ जाएगी और आप इसमें सिंपली आप 4 एंड 1 पुट कर लेंगे। सो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अगर पुट करें सो यहाँ से आपके पास 3 पाई आ जाएगा। एंड यूनिट क्यूब मस्ट इसमें लिखेंगे बिकॉज ये वॉल्यूम है। सो यूनिट क्यूब होना चाहिए। सो इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, जस्ट आपको लिमिट केयरफुली देखनी है एंड आपने फार्मूला केयरफुली अप्लाई करना है एंड दैट्स इट। वो बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 11 को देख लें। सो क्वेश्चन नंबर 11 में ए पार्ट जो गिवन है उसमें हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है बट आपने कर्व को रोटेट कराना है अबाउट एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और ये देख लें एक्स एक्सिस की फॉर्म में ही हमारे पास फंक्शन गिवन है। मीन ये फंक्शन एक्चुअली एक्स वेरिएबल का होना चाहिए। सो 11 के अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं तो ये हमारे पास बेस एरिया गिवन है और इसकी जो लेफ़्ट बाउंड्री है वो -1 है और राइट बाउंड्री इसकी 0 पे है। सो लोअर लिमिट पे -1 आएगा, मैं इसको LL लिख लेता हूँ और अपर लिमिट पे मेरे पास 3 आएगा और ये जो कर्व है वो हमें गिवन है 3 - x। सो वॉल्यूम का फार्मूला आप सिंपली इसमें लगा सकते हैं। सो 11 के फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम होगा पाई एंड लोअर लिमिट इज़ -1 बिकॉज ये देख लें यहाँ पे मेंशन है इसके साथ नंबर एंड अपर लिमिट इज़ 3 एंड फंक्शन जो है वो हमारे पास है 3 - x एंड देन होल स्क्वायर एंड देन dx। सो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो स्क्वायर ओपन करेंगे सो -1 2 3 एंड स्क्वायर जब ओपन करेंगे सो ये 3 - x आ जाएगा एंड देन नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ सो वॉल्यूम इज़ पाई,
दोनों पे सेपरेटली इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे। सो 3x एंड लिमिट्स आ जाएंगी, सो -1 एंड 3 एंड देन x की इंटीग्रेशन x² डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 एंड -1। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सो पाई 3 तो बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे 3 एंड लोअर लिमिट माइनस के साथ, सो ये 4 बन जाएगा। -1/2 एंड 3² इज़ 9 एंड -1² इज़ 1। सो अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू पाई और यहाँ से 12 आ जाएगा, एलसीएम ले लें। सो 2 एलसीएम बनेगा और 12 2 24 एंड -8 आ जाएगा। सो यस मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, सो 16 पाई एंड यूनिट और क्यूब इसका फाइनल आंसर होगा। सो ए पार्ट तो हमने सिंपली इस तरह से सॉल्व कर लिया। बी का पार्ट में देखें, सो बी पार्ट में हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है बट अबाउट वाई एक्सिस कैलकुलेट करना है। सो पहले इस फंक्शन को हम वाई की लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। सो बी पार्ट के लिए एक्स फाइंड करेंगे। सो एक्स क्या हो जाएगा देख लें, 3 उधर मूव कर जाएगा या इवन 2x आप कह सकते हैं इधर मूव कर जाएगा, y इधर आ जाएगा। सो x की वैल्यू 1/2 एंड देन 3 माइनस y आ जाएंगे। y की फॉर्म में फंक्शन को एक्सप्रेस करना है बिकॉज आप वॉल्यूम अबाउट y एक्सिस फाइंड करना चाह रहे हैं। सो और लिमिट्स क्या है y की, यस ये भी देख लें। सो 0 to यस ये अब कर्व गिवन नहीं है, ये पॉइंट मेंशन नहीं है। वैसे आप गेस तो कर सकते हैं ये रफली 3 होगा, बट अगर लेट्स से ये पॉइंट गेस करना है कि ये क्या है, सो आप फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट कर लें। सो यस x की वैल्यू 0 इसलिए पुट बिकॉज ये y एक्सिस पे पॉइंट है, सो y एक्सिस पे x 0 होता है। सो पुट x इक्वल टू 0, सो आपको y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। सो दिस पॉइंट इज़ एक्चुअली 3। सो आपकी लिमिट 0 to 3 होंगी। सो अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सेकंड पार्ट के लिए, तो आपके पास सिचुएशन कुछ ये बनेगी, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू पाई, ये बाहर आएगा, लाजमी बात है ये रोटेशन की वजह से आ रहा है। आप 360 रिवॉल्व जब भी करेंगे तो पाई आएगा। सो 0 to 3 एंड जो आपका एक्सप्रेशन है फंक्शन इन टर्म ऑफ y वो लिख लेंगे 1/2 एंड 3 माइनस y एंड देन होल स्क्वायर एंड dy। सो अब स्क्वायर ओपन कर लेंगे और 1/4 बनेगा, इसको बाहर शिफ्ट कर लेंगे। सो यहाँ से आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 4 बिकॉज 1/2 का स्क्वायर 4 है। एंड बाकी के पार्ट पे आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये फंक्शन है, उसकी पावर है और साथ में डेरिवेटिव बनाया जा सकता है, जस्ट नेगेटिव की कमी है। सो नेगेटिव लगा दूंगा मैं इधर भी और यहाँ पे लिख लूँगा 0 to 3 एंड 3 माइनस y स्क्वायर एंड -1 एंड dy। यस ये आपका फंक्शन ऑफ y आ गया और ये साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। सो पावर रूल आप अप्लाई कर सकते हैं और पावर रूल के थ्रू अब आप लिख लेंगे -π/4 एंड देन 3 माइनस y क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड देन 3 एंड 0। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू -π 3 4 12। अब अपर लिमिट पुट कर लूँगा। सो अपर लिमिट में 0 क्यूब एंड लोअर लिमिट पुट करूँगा, सो 3 क्यूब एंड देन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 27π/12 यूनिट क्यूब इज माय फाइनल आंसर। सो यस वॉल्यूम इज इक्वल टू 27/12 पाई यूनिट क्यूब। सो यस ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेक्टिलिनियर मोशन के रिलेटेड है। रेक्टिलिनियर मोशन कैसे मोशन होगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा हो तो ऐसी मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। रेक्टिलिनियर लाइन से निकला हुआ है, देख लें। रेक्टिलिनियर के नेम में ही क्लियर है, लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन। ओके, सो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन में बिकॉज डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, सो आप रेक्टिलिनियर मोशन में सिंपल अगर स्केलर फंक्शन भी कंसिडर कर लें तो आप वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। सो हम वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन की
डेफिनेशन स्केलर फंक्शन की फॉर्म में ही करते हैं बिकॉज डायरेक्शन इसकी इस वक्त ऑब्वियस है। सो हम वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी फंक्शन एक्चुअली बाय डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है। सो यस, ये हमारे पास इस केस में वेलोसिटी फंक्शन होगा एंड साथ में कोई वेक्टर आई जे के एटसेट्रा प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसकी डायरेक्शन हमें नाउन है, कांस्टेंट है, सो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही है, सो वो चेंज नहीं हो रही कंटिन्यूसली, सो दिस स्केलर फंक्शन इज़ इनफ। और इसी तरह अगर आप एक्सेलरेशन फंक्शन की बात करें तो वो भी स्केलर फंक्शन इनफ होगा और वो एक्चुअली क्या होगा, वो वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव होगा बिकॉज एक्सेलरेशन को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, सो आप एक्सेलरेशन की डिस्कशन भी कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो लेट्स से ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। सो फॉर एग्जांपल ये पोजीशन आपने ऑब्टेन की है फॉर t इक्वल टू 0। सो ये इनिशियल पोजीशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपल पोजीशन वेक्टर में t की वैल्यू 0 पुट कर लें। सो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आपका पहले राइटवर्ड मूव करे एंड देन कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस अचीव करने के बाद वो बैकवर्ड मूव करे। सो अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो वो फिर राइटवर्ड डिस्टेंस एंड बैकवर्ड डिस्टेंस को आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट राइटवर्ड कब मूव कर रहा है एंड बैकवर्ड कब मूव कर रहा है तो आपको वेलोसिटी हेल्प करती है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, ओके, सो इसका मतलब है कि आपकी जस्ट वन वे में आपकी मोशन है। सो वेलोसिटी पॉजिटिव मीन वन वे मोशन, ओके, सो जस्ट एक ही डायरेक्शन में मोशन है। या वेलोसिटी नेगेटिव भी है तो तब भी आप इस केस में कह सकते हैं कि वन वे मोशन है। सो मैं लिख लेता हूँ इसको भी, v ऑफ t अगर लेट से नेगेटिव है तो तब भी आप यही कहेंगे। बट अगर लेट से टाइम के किसी स्पेसिफिक पोर्शन में आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ओके, फॉर t बिलोंग्स टू लेट से किसी स्पेसिफिक पार्ट में ले लें लेट से c टू d और किसी और पार्ट में लेट से a टू d अगर वेलोसिटी नेगेटिव है सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टाइम, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले राइटवर्ड मूव कर रहा था एंड देन अब लेफ्टवर्ड मूव कर रहे हैं। सो ये एक्चुअली टू वे मोशन है, दोनों साइड पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। ओके, सो अब टोटल डिस्टेंस की बात करें, सो अगर लेट्स से ऑब्जेक्ट टू वे मूव कर रहा हुआ, पहले राइट गया है और फिर लेफ्ट गया है, तो टोटल डिस्टेंस में ऑब्वियसली फिर आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सो इस केस में तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो जो आपने ब्लू कलर का डिस्टेंस की लाइन लगाई है इसको भी एंड फिर जो आपने रेड कलर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सो इसके रिलेटेड क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस जो फाइंड करना है उनके रिलेटेड आपके क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके, सो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप सिंपली पोजीशन फंक्शन जो गिवन है उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, एंड देन फिर इसके साइन चेक करेंगे एंड चेक साइन ऑन गिवन इंटरवल कि ये वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आपने चेक करना है। एंड देन लेट्स से अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो फिर आप उसको देखेंगे कि कैसे डील करना है एंड वेलोसिटी नेगेटिव है तो फिर टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल डिस्टेंस आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं लेट्स से उसको d के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। सो टोटल डिस्टेंस एक्चुअली क्या होगा, आपने इंटीग्रेट कर देना है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, ओके, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करेंगे और टाइम की जो इनिशियल वैल्यू होगी लेट्स से t नॉट एंड t इक्वल टू t फाइनल। सो फाइनल टाइम तक आप उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो ये टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मॉडुलस कीप करना मस्ट है बिकॉज यही मॉडुलस आपको एड अप करके देगा लेफ्ट डिस्टेंस एंड राइट डिस्टेंस के लिए। सो मैं अब क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ और फिर हम इनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व होंगे। यस, ये क्वेश्चन नंबर 12 है एक्चुअली, जिसमें देख लें an object move in a straight line according to position function given below. If f is measured in centimeter, find the distance traveled by the object in indicated time. So हमें 3 different part में हमें 3 different functions given है और हम इनके लिए टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। सो सबसे पहले मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। सो व्हाट इज़ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज़ एक्चुअली
डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। सो वो देख लें तो वो 2t एंड -2 आ जाएगा। अब मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूंगा और फिर मैं देख लूँगा कि किस टाइम पे ये पॉजिटिव है और किस टाइम पे ये नेगेटिव है। सो अगर मैं 0 पुट करूँ सो t 2t - 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो t इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्या ये वैल्यू हमारे इंटरवल में है? आंसर इज यस। अब अगर ये t इक्वल टू 1 पे अगर आपकी वेलोसिटी 0 हो रही है तो इसका मतलब होगा या इससे पहले पॉजिटिव थी और या इससे पहले नेगेटिव थी और बाद में ऑब्वियसली इसने साइन चेंज करना है। सो आप क्या करेंगे, इससे स्मॉलर वैल्यू पे बिहेवियर देख लेंगे कि 5 तक आपने चेक करना है एक्चुअली। यस, सो मैं इस इंटरवल में से कोई एक रैंडम वैल्यू चूज़ कर लूँगा। सो लेट्स से मैं t इक्वल टू 1/2 चूज़ कर लेता हूँ। सो अगर मैं वेलोसिटी फंक्शन में t इक्वल टू 1/2 पुट करूँ सो 2 इंटू 1/2 एंड -2। सो ये देख लें तो ये नेगेटिव आंसर आ रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस पोर्शन में आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है। सो दूसरे पार्ट में फिर ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगी वेलोसिटी। सो देख लें वेलोसिटी नेगेटिव है। सो यहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि पार्टिकल ने स्टार्ट में लेफ्ट साइड पे मूव किया है एंड देन राइट साइड पे मूव किया है, या आप उसके उलट भी कह सकते हैं वो राइट साइड गया एंड देन लेफ्ट साइड गया। सो अब आपने डिस्टेंस की बात करनी है। सो टोटल डिस्टेंस में अब आपने क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा अपने टोटल इंटरवल को। सो कैसे डिवाइड करेंगे? सो इंटरवल 0 to 5 तक आपने इंटीग्रेट करना है, ये मेंशन है। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है, ओरिजिनल फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं करना है। बट आप डिवाइड कहाँ करेंगे? जहाँ पे वेलोसिटी 0 आ रही थी। सो मैं 1 पे इसको डिवाइड करूँगा और वेलोसिटी फंक्शन इस वक्त मेरे पास 2t - 2 है। ओके, एंड देन मैं फिर इसके साथ 1 to 5 तक फिर से मैं इनको देख लूँगा। सो यहाँ पे 2t एंड -2 आ जाएगा एंड यस डेफिनेटली इसका साइन नेगेटिव आएगा इस सब का, बिकॉज वेलोसिटी नेगेटिव है। सो मैं इसको देख भी लेता हूँ एवेलुएट करके। सो सिंपली देख लें 2 एंड t² डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 0 एंड -2t एंड 1 0 एंड इसी तरह से यहाँ पे इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 2t² डिवाइडेड बाई 2 एंड -2t एंड 5 एंड 0। यहाँ पे भी लिमिट 5 एंड 1 आ जाएंगे। सॉरी, ये 0 नहीं है, 1 है। ओके, अब मैं वैल्यूज पुट कर लूँगा। सो दिस इज़ माय टोटल डिस्टेंस, आप लिख भी लें साथ में, दिस इज़ टोटल डिस्टेंस। और यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करूँ सो ये 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 -0 एंड -2 एंड 1 -0। ओके, और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ सो ये -1 आ रहा है। सो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, इसको आपने पॉजिटिव कंसिडर करना है। सो आप ये जो जिस पोर्शन में नेगेटिव था उसके अराउंड आपको पॉजिटिव के लिए मैग्नीट्यूड प्लेस करना चाहिए ताकि आपका आंसर पॉजिटिव बन जाए ओवरऑल। सो यहाँ पे देखें तो ये 2 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 5² 25 एंड -1 एंड -2 एंड 5 -1। सो ये 25 एंड -4 8 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास ये मिल के 16 बचेगा। सो 1 + 16, सो टोटल इज 17 और यूनिट गिवन है। सो ये सेंटीमीटर आपका वो साथ में यूनिट में मेंशन कर लेंगे। सो दिस इज़ टोटल डिस्टेंस। ओके, सो इस तरह से आप बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व कर लेंगे। बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये सेकंड पार्ट इज़ s of t इज़ इक्वल टू t³ माइनस, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्यूबिक फंक्शन है, -3t² एंड -9t। ओके, सो दिस इज़ माय पोजीशन वेक्टर। सो वेलोसिटी के लिए मैं सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर लूँगा। सो 3t² एंड -6t एंड -9 आ जाएगा। अब वेलोसिटी को 0 पुट कर लें और सॉल्व कर लें। सो 0 पुट करें सो 3 कॉमन लिया जा सकता है। सो t² -2t एंड -3 इक्वल टू 0। 3 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये 0 है। सो t² -2t -3 इक्वल टू 0 एंड अब t की वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड करें। सो यस, t इज़ इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करता हूँ एंड 4 एंड माइनस प्लस 4 3 12 एंड होल डिवाइडेड बाई 2।
सो t इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। सो एक मेरे पास t की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड एक मेरे पास t की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो t की वैल्यूज, so yes, t is equal to 2 plus 4 divided by 2 और 2 minus 4 divided by 2। so t तो टाइम है, नेगेटिव नहीं हो सकता, so not possible, so इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। एंड जो दूसरी वैल्यू है वो मुझे ये सजेस्ट कर रही है कि t इक्वल टू 3। so yes, this is a t equal to 3 where velocity is 0, where velocity is 0। ओके, सो वेलोसिटी ज़ीरो है, मीन ऑब्जेक्ट ने इस टाइम पे रुका है, अब उसने अपनी मोशन को चेंज करना है। सो फर्दर मैं अपने इंटरवल को देख लूँ तो क्या ये इंटरवल में लाई कर रहा है? आंसर इज़ येस, t इक्वल टू 3 इसी में ही लाई कर रहा है। सो 0 to 4 तक की अगर बात कर रहे हैं, सो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो दिस इज़ माई t इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ t इक्वल टू 3 और यहाँ पे t इक्वल टू 4 है। सो इसके बीच में लेट से कोई भी रेंडमली वैल्यू चूज़ कर लें। सो t इक्वल टू लेट से मैं 1 चूज़ कर लेता हूँ और इसमें मैं वेलोसिटी का बिहेवियर देख लूँ। सो t इक्वल टू 1 अगर वेलोसिटी में पुट करें, सो आप बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी में 1 पुट करें, सो यहाँ से 3 एंड नेगेटिव आंसर आएगा। सो यहाँ पे 1 पे नेगेटिव आंसर आ रहा है। सो इट्स मीन इस सारे पोर्शन पे वेलोसिटी नेगेटिव है एंड देन इस पोर्शन पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। सो आपने टोटल डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है, सो टोटल डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो एक्चुअली आपने 0 to 4 एंड वेलोसिटी मैग्नीट्यूड को एक्चुअली आपने इंटीग्रेट करना है। सो देख लें, सो 0 to 4 एंड बिकॉज 0 to 4 डिवाइड हो जाएगा, सो मैं लिखूँगा 0 to 3। ओके, एंड देन इस पोर्शन में आप वेलोसिटी के साथ नेगेटिव प्लेस करेंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं बाद में करने के बजाय, ये मैग्नीट्यूड जब रिप्लेस होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा एंड 3 to 4 और इस पोर्शन में आप वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे बिकॉज एब्सोल्यूट है। सो यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ आपने एक और नेगेटिव प्लेस करना है और पॉजिटिव के केस में एब्सोल्यूट सिंपली फंक्शन के इक्वली आता है तो फिर वो इसी तरह से चलेगा। सो नेगेटिव एंड आई थिंक सो ये बेस्ट वे होगा, बाद में आप एब्सोल्यूट अप्लाई करने के इस तरह से आप देखें। सो अब नेगेटिव और वेलोसिटी की इंटीग्रेशन कर लें। अब आगे तो बहुत सिंपल है, आप इन दोनों इंटीग्रल्स को एवेलुएट करें एंड सेंटीमीटर में इनका आंसर लिख लें। सो यस, ये भी हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। सो 6 साइन पाई टी है। सो 6 साइन पाई टी है। ओके, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, सो इसको डिटेल में देख लेते हैं। और टी की वैल्यूज़ इंटरवल 1 to 3 से आपने चूज़ करनी है। सो आपने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फार्मूला तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट इस केस में अगर आप वेलोसिटी फाइंड करें, सो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। सो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी और वेलोसिटी आएगी 6 एंड साइन पाई टी का आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो कॉस पाई टी आ जाएगा एंड फिर से एंगल का डेरिवेटिव पाई टी का अगर आप कैलकुलेट करें तो पाई आएगा, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो दिस इज़ माई वेलोसिटी। सो अब वेलोसिटी ओबियसली कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन ज़ीरो हो सकता है, बहुत सारे नंबर्स पे ज़ीरो हो सकता है। सो हम देखेंगे कि वेलोसिटी किस पॉइंट पे ज़ीरो आ रही है और किस पॉइंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही है। अगेन वही टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं इसी टर्म को वेलोसिटी को ज़ीरो एज्यूम कर लूँगा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, सो ऑब्वियसली 6 पाइस तो ज़ीरो नहीं हो सकता। सो इट्स मीन कास एंड पाई टी जो है ये ज़ीरो है। कास फंक्शन पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पे ज़ीरो होता है। सो अगर मैं यहाँ से टी वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ तो मैं एक्चुअली यही लिखूँगा कि ये कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है। सो कॉस पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स, सो मीन 2n + 1 पाई बाई 2 पे ज़ीरो होगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, देख लें। कास पाई बाई 2 ज़ीरो है, इसी तरह से कॉस 3 पाई बाई 2 भी ज़ीरो है और इसी तरह से कॉस 5 पाई बाई 2 भी ज़ीरो है। सो इन सब को आप जनरलाइज्ड करके 2n + पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ये ऑड नंबर आ जाएंगे, देख लें यहाँ पे ऑड ही आ रहे हैं, 1 3 5
एंड 7 और 9 इस तरह के आ जाएंगे। इवन होंगे तो ऑब्वियसली ये 2 से बैलेंस आउट हो जाएंगे और ये पाई बच जाएगा। सो यस, ये हमारे पास सिचुएशन बनती है। अब दोनों तरफ कॉज है, हमारे पास कॉज इन्वर्स हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, या मैं डायरेक्टली ही इसको एज्यूम ही नहीं करता नेक्स्ट स्टेप में। सो ऑब्वियसली वो कॉज इन्वर्स मल्टीप्लाई करने से आए। सो पाई टी की मेरे पास वैल्यू इस वक्त आ जाएंगी 2n + 1 एंड पाई बाई 2। ओके, अब यहाँ पे n में क्या एज्यूम कर रहा हूँ, n में जस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर एज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज नेगेटिव नेचुरल नंबर से ये t की वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यूज़ हमारे इंटरवल में लाइक कर रही हैं, बिकॉज सभी वैल्यूज़ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो मैं उसके लिए t की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं पाई को पाई के साथ कैंसिल आउट कर लूँगा। सो t की वैल्यूज़ एक्चुअली हाफ ऑफ ऑड नंबर्स है। यस, यहाँ पे n आप 0 भी इवन एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज 0 के केस में भी ये पाई बाई 2 आएगा। मैं अगर n को 0 एज्यूम कर लूँ, सो मेरे पास इस वक्त इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, विच डज नॉट बिलोंग्स टू आवर रिक्वायर्ड इंटरवल। सो मैं इसको इग्नोर करूँगा। इसी तरह मैं अगर लेट से n की वैल्यू 1 पुट कर लूँ, सो t इस वक्त मेरे पास ये 3/2 आ जाएगा, एंड 3/2 डेफिनेटली हमारे इंटरवल से बिलोंग करता है। सो ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूं, सो t मेरे पास 5/2 आ जाएगा, एंड 5/2 भी ओबियसली मेरे इंटरवल में बिलोंग करता है। सो ये भी मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू होगी। एंड लास्टली अगर मैं n को 3 पुट करूं, सो इस केस में ये 7/2 आ जाएगा। सो t की वैल्यू 7/2 हमारे इंटरवल में नहीं आ रही, सो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा और इससे बड़ी वैल्यूज़ को भी कंसिडर नहीं करूँगा। सो ये 2 पॉइंट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पे हमारी वेलोसिटी 0 हो सकती है। सो मैं अब इसको सिंपली चेक कर लेता हूँ कि टी की किन वैल्यूज़ पे हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है और किन वैल्यूज़ पे नेगेटिव है। सो ये टोटल हमारे पास रियल लाइन थी जिसमें हमारा इंटरेस्ट t = 1 to t = 3 है, और मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ गए। और वो पॉइंट्स कौन से हैं? एक है t = 3/2 एंड एक है t = 5/2, मेन 1.5 एंड 2.5। ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये वेलोसिटी 0 हो रही है। आप इजीली पुट भी कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी में t की वैल्यू अगर आप 3/2 पुट करेंगे तो तब भी वेलोसिटी 0 आएगी, एंड इसी तरह t की वैल्यू 5/2 पुट करेंगे तो तब भी वेलोसिटी 0 आएगी। आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये चेक करना है कि पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है। अगर इस पोर्शन पे ये पॉजिटिव हुआ तो नेक्स्ट पोर्शन पे नेगेटिव होगा, एंड फिर लास्ट पोर्शन पे फिर पॉजिटिव होगा। और अगर यहाँ नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव होगा। सो अब क्या करेंगे, हम वेलोसिटी का बिहेवियर देख लेते हैं। सो वेलोसिटी जो हमारे पास आई है वो 6 पाई एंड कॉज पाई टी है। सो मैं 3/2 से 1.5 से कोई स्मॉलर वैल्यू अगर पुट कर लूँ, सो देख सकते हैं आप इस केस में आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी। सो बहुत सिंपल है। आप कैलकुलेटर में लेट से आप पुट कर लें 1.1, सो 6 पाई एंड कॉज 1.1, एंड इसको चेक कर लें कि इसका साइन क्या है। सो ये देख लें 6 पाई तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा। मैं कॉस की जस्ट चेक करना चाहिए, और मुझे डिग्री में नहीं सेट करना है, यस कैलकुलेटर को रेडियन में सेट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ देख ले डी बटन में ये डिग्री है, और मेरे पास ये वैल्यूज़ रेडियन में पाई की लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ। सो उसके लिए मुझे इनको चेंज करना होगा, और चेंज करने के लिए आई थिंक मोड में जाएंगे एंड सेटअप में जाएंगे, शिफ्ट एंड सेटअप। यस, ये डिग्री 4 पे रेडियन है। सो अब आपके पास देख लें कैलकुलेटर रेडियन में सेट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 1.1 रेडियन की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं। सो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। सो ओबियसली 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगी। सो दिस इज़ एक्चुअली पॉजिटिव। सो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इधर फिर नेगेटिव होगा, लाजमी बात है, और यहाँ पे भी ये पॉजिटिव होगा। सो अब मैं डिस्टेंस के लिए, जो टोटल डिस्टेंस है उसके लिए हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। सो हम 1 to 3/2 तक इंटीग्रेट करेंगे, और हमारे पास वेलोसिटी फंक्शन 6 पाई एंड कॉस पाई टी है। ओके,
और देन हम फिर 3/2 टू 5/2 तक आप इंटीग्रेट करेंगे, बट अब नेगेटिव साइन भी प्लेस करना है बिकॉज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है, सो नेगेटिव साइन भी प्लेस करना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव आ जाए। ओके, एंड देन फिर लास्ट स्टेप में आपने 5/2 टू 3 तक इंटीग्रेट कर लेना है 6 पाई एंड cos पाई टी डी टी। अब आप ये कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या वैसे आपको पता है इसकी सिंपल इंटीग्रेशन साइन पाई टी आ जाएगी, एंड फिर इसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो ये कंटिन्यू खुद कीजिएगा आप। ओके, अब हम मैस स्प्रिंग सिस्टम को देखेंगे। मैस स्प्रिंग सिस्टम में क्या है कि हमारे पास एक फिक्स पोजीशन है और उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है। ये स्प्रिंग अभी विदाउट एनी फोर्स इस नॉर्मल पोजीशन पे है, जिसे आप इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं। एंड देन इस पे अगर लेट से आप कुछ मैस अटैच करेंगे तो ऑब्वियसली इस मैस की वजह से कुछ वेट होगा और ग्रेविटी की वजह से इस पे कुछ फोर्स लगेगी, एंड ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ यूनिट डिस्प्लेस हो जाएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो हुई है, इसको अगर लेट से मैं x बोलूँ, सो हमें हुक्स लॉ ये सजेस्ट करता है कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। अब हुक्स लॉ की सिंपल स्टेटमेंट ये है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम अगर फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ऑब्वियसली ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग में ज़्यादा होगा, एंड इसी तरह से अगर आप कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। एक और तरह से भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो फोर्स आपको उतनी ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी लॉ से आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं। स्टार्ट में इसको स्ट्रेच करना आसान होगा, लेकिन आफ्टर सम लिमिट ये इसके बाद स्ट्रेचिंग इसकी बहुत हार्ड हो जाएगी और आपको डिस्प्लेस करना मुश्किल होगा। सो ये एक्स उसी को भी आप कह सकते हैं कि ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पे जो के है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ऑब्वियसली जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। इसे स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं और नेगेटिव के साथ समटाइम हम इसे लिख रहे होते हैं। सो ये फोर्स का हुक्स लॉ के थ्रू हमें ये एक्सप्रेशन है जो कि डिस्प्लेसमेंट के साथ लिंक करता है। इस प्रॉब्लम में हमें वर्क डन फाइंड करना होता है कि लेट्स से अगर आप इस स्प्रिंग को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे किसी दूसरी पोजीशन पे, तो ऑब्वियसली आपको वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये हार्ड है स्ट्रिंग, सो आपको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया है तो इससे वर्क डन होगा। इन अदर वर्ड इसमें आप एनर्जी स्टोर कर रहे होंगे। वर्क एक्चुअली एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एंड अगर लेट्स से आप इसको रिलीज़ करते हैं तो वो एनर्जी टू एंड फ्रो मोशन इसको देगी। सो वर्क डन का क्या फार्मूला है, हमने 9th क्लास में डिस्कस किया हुआ है फिज़िक्स में कि वर्क डन इज़ एक्चुअली F.D। ये F फोर्स है और D डिस्प्लेसमेंट है। अगर लेट्स से फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो आप इसकी जगह पे F.D भी सिंपली लिख सकते हैं। F मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो जाएगा एंड D जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया वो हो जाएगा। cos थीटा आता है, एंड ऑब्वियसली अगर डायरेक्शन दोनों की सेम होगी तो आप cos थीटा की जगह पे थीटा 0 पुट करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। सो एग्जैक्टली यही चीज़ मिल जाएगी। यहाँ देख लें तो आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। सो दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो मैं इससे F.D भी लिख सकता हूँ। हम इंटीग्रल कैलकुलस में इसी वर्क डन को समटाइम इंटीग्रल की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि इस वर्क डन को स्मॉल वर्क डन्स में डिवाइड कर लेते हैं। सो लेट्स से DW रिप्रेजेंट कर रहा है वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो आपने फोर्स अप्लाई की है। सो उसमें जो वर्क डन हुआ है ये वो आ जाएगा। एंड लेट्स से अगर आप इसको टोटल डिस्प्लेसमेंट पे इंटीग्रेट कर लें फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, A जो है वो इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड B जो है वो फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के बाद जो पोजीशन है। वो वर्क डन एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली टोटल वर्क डन अगर आपने ऑब्टेन करना है तो इस DW को इंटीग्रेट करके मिल सकता है। एंड DW की जगह पे आप F एंड DX भी लिख सकते हैं। यहाँ ऑब्वियसली वही F आ जाएगा, फोर्स है, और DX एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को, जो मैं पहले D से जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था अब ये डिफरेंशियल
डी एक्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहा होगा। सो ये वर्क डन का फार्मूला है जो हम यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रल कैलकुलस से स्प्रिंग सिस्टम में। अगर लेट से आपने देखना है कि वर्क क्या एक्चुअली परफॉर्म हुआ है। यस, इसके रिलेटेड एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल हैं, आप बड़ी इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखें तो आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इट टेक्स अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग ऑफ 0.5 मीटर। सो लेट से ये आपके पास एक स्प्रिंग है जो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसके साथ कोई मैस नहीं है, और अगर लेट से इस पे आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो एक्चुअली डाउनवर्ड है, वेट की वजह से ये फोर्स है। सो वो 50 न्यूटन है। सो अगर आप इतनी अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0.5 मीटर होगा। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, और ये इन्फॉर्मेशन हमें हेल्प करेगी के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो नेक्स्ट देखें तो फाइंड द वर्क डन in stretching the spring 0.6 मीटर beyond the natural length। सो ये इसकी नेचुरल लेंथ है। सो अगर आप इसको 0.6 मीटर अगर आप स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, मीन 0.5 से थोड़ा सा और एक्चुअली स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, सो इस स्ट्रेचिंग में कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। सो सबसे पहले हम हुक्स लॉ को यूज़ करेंगे, और हुक्स लॉ के थ्रू हमें फोर्स इक्वल है माइनस के टाइम एक्स के। सो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू एक्चुअली मैं फाइंड करूँगा, और जो फर्स्ट पार्ट है ये उसको यूज़ करते हुए, जो गिवन डाटा है उसको यूज़ करते हुए ये फाइंड करूँगा। सो फोर्स की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर लूँगा, 50 न्यूटन, न्यूटन यूनिट है, और माइनस के आ जाएगा, और एक्स इस वक्त जो डिस्प्लेस हुआ है वो 0.5 मीटर है। ओके, एंड अभी अगर चलें यूनिट ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, अगर लेट से लिखते तो तब भी ठीक है। सो माइनस के की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें, सो ये 50 एंड डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली 0.5 होगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 5 एंड देन न्यूटन मीटर। के का यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगा, और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 100 न्यूटन मीटर। सो यस, ये मेरे पास फोर्स में जो नेगेटिव के है उसकी वैल्यू आ गई है। अब मैं वर्क डन का फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। सो वर्क डन जो है वो आपने परफॉर्म करना है। सो इनिशियल पोजीशन लेट से मैं इसी के को एक्सेस मान लेता हूँ। सो ये मेरी 0 है, और 0.6 यूनिट इसने मूव किया है। सो 0 to 0.6 आप इंटीग्रेट करेंगे, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, और f ऑफ x एंड देन dx आ जाएगा। यस, f ऑफ x की अगर एक्सप्रेशन लिखें तो वो एक्चुअली क्या होता है देख लें, माइनस के टाइम x होता है, और k की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है माइनस के की, वो 100 है। सो 100 टाइम x आ जाएगा एंड देन dx। सो 100 को आउटसाइड शिफ्ट कर लेंगे, सो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इधर 0.6 एंड देन 0 पुट कर लेंगे। अब मैं इसको सिंपली फाइंड कर सकता हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0.6 एंड स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो वो 0.6 स्क्वायर 0.06 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एंड 18 जूल आ जाएगा। सो 36 बनेगा। ओके, एंड 36 एक्चुअली 2 से जब डिवाइड होगा तो वो 18 जूल आ जाएगा। वर्क का यूनिट जूल है, सो साथ हम जूल लिख लेंगे। सो ए पार्ट तो बहुत सिंपल था, अब बी पार्ट को देख लेते हैं। सो ये सब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है, अ फोर्स एफ की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, एफ इज 3.2 XLB। यस, ये LB पाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी फोर्स का यूनिट है। सो पाउंड फोर्स है। 1 LB अगर आप लेट से देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग न्यूटन के इक्वल है। आप इसकी एग्जैक्टली वैल्यू देख सकते हैं कि क्या बनती है। इज नीडेड टू स्ट्रेच 10 इंच स्प्रिंग एंड एडिशनल x इंच। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक फिक्स पोजीशन के साथ एक 10 इंच का स्प्रिंग है। सो दिस इज एक्चुअली 10 इंच स्प्रिंग, और लेट से अगर आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं
एंड जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो सपोज F इक्वल टू 3/2 XLB हो, तो इससे इसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा वो x इंचेस होगा। सो 10 इंच था, अब आपने जो डिस्प्लेसमेंट x अगर आप अचीव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सो आप ये बताएं कि अगर स्प्रिंग को आप 16 इंच तक स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, सो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो 10 इसकी ओरिजिनल लेंथ है और 16 यूनिट आप इसको और स्ट्रेच करना चाह रहे हैं। सो ये और भी सिंपल है, यहाँ के की वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी, ऑलरेडी हमें फंक्शन गिवन है फोर्स फंक्शन 3/2x। सो एक्चुअली के की वैल्यू ये कैलकुलेट हुई है। सो हमें तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, सो 0 टू हम 16 तक कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज हमें ये 0 इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और हम 16 यूनिट इसको फर्दर और स्ट्रेच कर रहे हैं। सो 0 टू 16 कर लेंगे एंड देन फोर्स का एक्सप्रेशन 2/3x एंड देन साथ में dx आ जाएगा। यूनिट बाद में देखते हैं कि वो क्या बनता है। सो वर्क डन इज इक्वल टू 3/2 बाहर चला जाएगा और x² डिवाइडेड बाई 2 एंड 16 एंड 0 पुट कर लेंगे। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो ये 3/4 आ जाएगा एंड 16² 256 एंड -0। यस, अब इसको आप डिवाइड कर लें तो ये 192 आ जाएगा। और यूनिट क्या होंगे? ओके, यूनिट होंगे पाउंड, और बिकॉज फोर्स पाउंड में थी, एंड पर इंच। सो ये अब इसके यूनिट होंगे पाउंड इंच के साथ वर्क के। अब इसका यूनिट जूल नहीं होगा, बिकॉज जूल जो है वो न्यूटन मीटर है, बट इस वक्त आपके पास न्यूटन मीटर नहीं है बल्कि पाउंड इंच है। ये पर नहीं है, एक्चुअली पाउंड इंच है। सो ये इसका यूनिट होगा। फोर्स पाउंड में है और आपकी जो लेंथ है वो इंचेस में गिवन है। सो ये पाउंड इंचेस इसका यूनिट होगा वर्क का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था यूनिट है। सो ये इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लास्ट में इकोनॉमिक्स की एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस को डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर सरप्लस क्या है? लेट्स से अब एक सिनेरियो है जिसमें कोई भी एक प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर उसको बाय करने के लिए अवेलेबल है। सो हम देखते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। सब केसेस में आपके पास सिचुएशन ये होती है कि जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। सो उस केस में ऑब्वियसली जो आपकी प्राइस होती है, चूँकि प्रोड्यूसर ने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लिए हैं, सो जो उसकी एक्चुअल प्राइस है वो डिक्रीज़ हो जाती है। एंड लेट्स से अगर आपके पास मार्केट में किसी भी क्वांटिटी की अगर लेट्स से शॉर्टेज हो जाए, मीन प्रोड्यूस कम हो रही हो और जो उसको कंज्यूम करने वाले वो ज़्यादा हों, तो उस केस में ऑब्वियसली उसकी प्राइस बढ़ जाती है। सो उसकी प्राइस बढ़ने से आप कह सकते हैं कि कोई सरप्लस हो रही होते हैं। मैं यहाँ पे इनकी पहले डेफिनेशन करता हूँ एंड देन फिर हम इनके फार्मूलाज को देखेंगे और हमारा इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। सो कंज्यूमर सरप्लस को समटाइम हैप्पी बायर बोनस भी बोलते हैं। सो लेट्स से अगर आपके पास एक फ़ोन है जिसकी एक्चुअल प्राइस $100 है एंड ये चूँकि ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, तो फिर उस केस में इनको सेल एक्चुअली लगानी पड़ गई है एंड उसकी प्राइस अब $70 रह गया। एक्चुअल प्राइस 100 थी एंड सेल की वजह से उसकी प्राइस $70 है। सो उस केस में क्या होगा कि जो कंज्यूमर होगा वो एक्चुअली $30 सेव कर रहा होगा और इस वजह से इसको कंज्यूमर सरप्लस बोलेंगे, और या इसे हैप्पी बायर बोनस भी बोलेंगे, बिकॉज बायर को इस वक्त बोनस मिल रहा है। ये नॉर्मली हो रहा होता है। आप देख रहे हैं जैसे सीज़न चेंज हो रहा होता है तो डिफरेंट ब्रांड्स पे क्लॉथ की ब्रांड्स होगी या इवन आप शूज़ की ब्रांड में देखें तो न्यू आर्टिकल आते हैं तो ओल्ड आर्टिकल पे एक्चुअली सेल लग रही होती है। ये एक्चुअली उसी तरह का सिनेरियो है। सो लेट्स से एक प्रोडक्ट है जो नॉर्मली थ्रू आउट ईयर वो $100 की है, ओके, एंड देन सेल में वो $70 की है। सो जो $30 आपको सेव कर रहे हो वो एक्चुअली आपका सरप्लस है। ओके, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? प्रोड्यूसर सरप्लस इसके बिल्कुल उलट होगा। जैसे मैंने पहले बात की कि लेट्स से एक कोई प्रोडक्ट है उसकी प्राइस $50 है, लेट्स से फ़ोन की बात कर लें। अब मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो गई है
तो वही एक्चुअली जो प्रोडक्ट है वो बायर $70 में भी बाय करने के लिए रेडी है। सो अब ये जो $20 उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं शॉर्टेज होने की वजह से, ये प्रोड्यूसर सरप्लस है और इसे हैप्पी सेलर बोनस भी कह सकते हैं। सो इस तरह का सिनेरियो है। आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कोविड के दिनों में, एक 5-10 रुपए का जो फेस मास्क है, जब उनकी शॉर्टेज हुई तो वही फेस मास्क जो है वो उनकी प्राइस बढ़ गई। इसी तरह आप वैसे भी एक्सपीरियंस करते हैं कि लेट्स से ईद उल अज़हा पे ही मार्केट में जाएं, अगर आपके पास जानवर कम हैं और बायर ज़्यादा हैं तो रेट बढ़ जाता है। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे होते हैं उसे आप प्रोड्यूसर सरप्लस बोल सकते हैं। सो एक्चुअली इकोनॉमिक्स में होता क्या है, एक नॉर्मल जो सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक आपकी डिमांड फंक्शन होता है। डिमांड फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कितनी डिमांड है आपकी इस वक्त मार्केट में प्रोडक्ट की, और एक प्रोड्यूसर जो फंक्शन होता है जो आप सप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली, वो उसको एस ऑफ एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर दें अगर हम, तो प्रोड्यूसर या सप्लाइड फंक्शन को एस ऑफ एक्स के साथ रिप्रेजेंट करें एंड डिमांड फंक्शन को डी ऑफ एक्स के साथ रिप्रेजेंट करें, तो जो नॉर्मल डेज में प्राइस होती है उसे इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। ये इक्विलिब्रियम प्राइस तब आप को मिल रही होती है जब आपकी जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो दोनों मैच हो रही हों। सो डिमांड एंड सप्लाई दोनों को इक्वेट कर लें तो वो आपको इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाएगी, नॉर्मल सिचुएशन में प्राइस मिल जाएगी। एंड सरप्लस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंज्यूमर सरप्लस हो या प्रोड्यूसर सरप्लस हो, ये इंटीग्रल की फॉर्म में होंगे। इनकी ये डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस में आप इक्विलिब्रियम प्राइस से मेन जो नॉर्मल प्राइस थी एक्चुअली इंटीग्रेट कर लेंगे उस नंबर तक जब डिमांड ज़ीरो हो जाए। सो लेट्स से एक एक्सट्रीम केस हम कंसिडर कर रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है और आप इक्विलिब्रियम प्राइस से उस बी नंबर तक, उस सिचुएशन तक जब कितने यूनिट आपके पास वो हैं कि आपका डिमांड फंक्शन ज़ीरो हो जाए, आप इंटीग्रेट करें डिमांड फंक्शन को तो ये कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। इसी तरह से आप अगर लेट्स से प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप ए से पी तक, पी अगेन इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये आपने एक्चुअली कैलकुलेट करनी है दोनों को इक्वेट करके। तो ए क्या है, ए वो वैल्यू है जहाँ पे आपकी सप्लाई जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। आप अगेन एक एक्सट्रीम केस कंसिडर कर रहे हैं जब सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, शॉर्टेज है किसी चीज़ की। सो उस केस में आपके पास जो नंबर आएगा उससे आप बी तक आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको प्रोड्यूसर सरप्लस की वैल्यू मैथमेटिकली आप इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये एक रियल सिनेरियो था, सिंपल सी लॉजिक मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कंसिडर किया था, एंड देन ये मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस क्या हैं वो बड़ी इजीली अब आप सॉल्व कर लेंगे, आपको सिचुएशन भी समझ आ गई है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके, सो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन नंबर 15 है। आपको सिचुएशन क्लियर होगी, आपको एक सप्लाई फंक्शन गिवन है और एक आपके पास डिमांड फंक्शन है। सो फर्स्ट पार्ट में देखें तो सप्लाई फंक्शन सिंपली एस ऑफ एक्स इक्वल टू 24 है एंड डिमांड फंक्शन जो है वो एक्चुअली आपके पास 100 एंड -2x है। सो सप्लाई कांस्टेंट है, 24 यूनिट ही मिल रहे हैं आपको, दैट्स इट, एंड डिमांड जो है वो 100 -2x है। सो 100 सपोज टोटल कंज्यूमर हैं और उसमें से आप लेट से दो कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, सो आपकी डिमांड एक्चुअली रिड्यूस हो रही है उस हिसाब से। सो अब आप सरप्लसेस काउंट करना चाह रहे हैं, सो पहले तो आपको इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। सो स्टेप नंबर 1 यही होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करेंगे। सो इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए आप क्या करेंगे कि आप सप्लाई को एंड डिमांड को इक्वेट कर लेंगे। सो यहाँ 24 आ जाएगा एंड 100 -2x आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 38। सो इसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, p के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने मेंशन करना है तो ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम प्राइस है। सो p की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हम ये करते होते हैं कि डिमांड को 0 पुट कर लेते हैं। सो डिमांड को 0 पुट करें, सो 100 -2x आ जाएगा और यहाँ से मैं x के लिए सॉल्व करूँ, सो x मेरे पास 50 आ जाएगा और इसको हम नोटेशन में b कह रहे थे।
सो हम अगर लेट्स से कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करना चाह रहे हैं, सो हम इक्विलिब्रियम प्राइस से बी तक इंटीग्रेट करेंगे डिमांड फंक्शन को, और मैं अब जस्ट वैल्यू पुट कर लूँ। सो ये मेरे पास 38 आ जाएगा, यहाँ से 50 आ जाएगा, एंड डिमांड ऑब्वियसली मेरे पास इस वक्त 100 माइनस 2x है, और इसको मैं इंटीग्रेट कर लूँगा। सो कंज्यूमर सरप्लस इस केस में मेरे पास आ जाएगा CS इज़ इक्वल टू 100 बाहर चला जाएगा, और x इंटीग्रेशन आ जाएगी एंड 50 एंड 38। इसी तरह से 2 बाहर चला जाएगा, x स्क्वायर एंड 2 एंड 50 एंड 38। यस, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारे पास CS इज़ इक्वल टू 100 एंड 38 माइनस करें अगर 50 में से, सो 12 आ जाएगा, और 2 बैलेंस आउट हो जाएगा। सो 50 स्क्वायर एंड प्लस साइन के साथ 38 स्क्वायर। सो यहाँ पे CS इज़ इक्वल टू 1200 एंड 50 स्क्वायर देख लें 2500 आ जाएगा, 38 स्क्वायर एक्चुअली 1330 आ जाएगा। अब मैं अगर लेट से इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, सो मेरे पास ये 30 यूनिट्स। सो आप इस तरह से कंज्यूमर सरप्लस फाइंड कर लेंगे। अब सप्लाई फंक्शन का सरप्लस होगा या नहीं होगा, सो प्रोड्यूसर सरप्लस जिसको बोल रहे हैं, सो वो एक्चुअली यहाँ पे तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो ज़ीरो ही नहीं हो रहा। सो इट्स मीन प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं होगा, बिकॉज वो तो एक कांस्टेंट रेट पे प्रोड्यूस कर रहा है। सो इस केस में प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं होगा। ओके, सो अब हम अगर लेट से प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें, सो प्रोड्यूसर सरप्लस में आप एस ऑफ एक्स एक्चुअली ज़ीरो के इक्वल पुट करके ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। बट अगर लेट्स से एस ऑफ एक्स नॉन ज़ीरो हो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, जैसे इस केस में देख लें तो एस ऑफ एक्स जो है वो सप्लाई फंक्शन में 24 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन ऑल केसेस। सो इस केस में हम ए को ज़ीरो एज्यूम कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ, इफ़ एस ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो ऑब्वियसली आप सप्लाई जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे एंड इसको इक्विलिब्रियम तक आप इंटीग्रेट कर लेंगे। सो एस ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, एंड देन इक्विलिब्रियम प्राइस की वैल्यू हमने 38 फाइंड की हुई थी। सो 24 इंटू एक्स आ जाएगा, एंड जब आप अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो 24 इंटू 38। सो यस, ये आपके पास जो भी आंसर आएगा, इतने यूनिट्स जो भी आपने यूनिट कंसिडर किए हुए हैं, ये एक्चुअली प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आपके पास इस तरह का सिनेरियो बन रहा है जहाँ पे अगर आपके पास सप्लाई फंक्शन नॉन ज़ीरो है, तो उस केस में आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन सिंपल हैं, आप इनको देख सकते हैं। मैं थर्ड पार्ट को देख लेता हूँ। सो थर्ड पार्ट में देख लें, एस ऑफ एक्स इज़ 2x स्क्वायर प्लस 3 एंड डी ऑफ एक्स इज़ 36 माइनस एक्स स्क्वायर। सो स्टेप नंबर 1 हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो एस ऑफ एक्स को ज़ीरो पुट करें, मीन 2x स्क्वायर प्लस 3x। सो एक्स से यहाँ की एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे बिकॉज प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकती, सो इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, जस्ट हम ये पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे। सो दिस इज़ माई ए। और इसी तरह डिमांड फंक्शन को अगर आप ज़ीरो के इक्वल पुट करें और x के लिए सॉल्व कर लें, सो x की वैल्यू अगेन यहाँ से आपके पास एक पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव वाली को हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो मेरी x की वैल्यू 6 आ गई और ये मेरा b होगा। अब मैं फार्मूलाज लिख लेता हूँ। सो कंज्यूमर सरप्लस था आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस से b तक। ओके, आपने डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना था, एंड जो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है वो आपने सप्लाई फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेना है फ्रॉम पॉइंट ए टू द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हमारा पॉइंट इक्विलिब्रियम प्राइस वाला फाइंड करना रह गया। सो इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए मैं दोनों को इक्वेट कर लूँगा। सो सिंपली आप यहाँ लिख लेंगे स्टेप नंबर 2 फॉर इक्विलिब्रियम प्राइस हम क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स को एंड एस ऑफ एक्स को इक्वेट कर लेंगे। सो एस ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 2x स्क्वायर एंड प्लस 3x है, एंड डी ऑफ एक्स की वैल्यू 36 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म और इस सबको कंबाइन कर लूं, सो यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन मिलेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3x
एंड -36 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 3 माइनस साइन के साथ, एंड देन यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 एंड माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 36 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। यस, अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, सो देख लें इसमें से क्या सिचुएशन बनती है। सो -3 एंड प्लस माइनस 153 डिवाइडेड बाई 2। सो इसमें एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ऑब्वियसली हमने सिर्फ पॉजिटिव वाला केस कंसिडर करना है। ये अप्रॉक्सीमेटली 4.68 समथिंग आ जाएगी। ओके, एंड अगर मैं इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करूँ तो मैं इसको 5 लिख लूँगा। सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5। ओके, और अब मैं फाइंड कर सकता हूँ यहाँ पे वैल्यूज़। सिंपली ए और बी की वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं, मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा। दिस इज़ 5, दिस इज़ 5 एंड बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। सो बी की वैल्यू 6 है। ओके, एंड ए की वैल्यू 0 है। सो हम इनको सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। ओके, इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं जो कि बहुत सिंपल हैं। हमारे पास टोटल रेवेन्यू हमने फाइंड करना है 4 ईयर के लिए, और जो रेट फंक्शन है जो कि आगे एक्चुअली इंटरेस्ट देगा वो एक्चुअली गिवन है दोनों क्वेश्चन में एक ही तरह से। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सो आपको लेट से आपने एक बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है और आपको पर ईयर कुछ इस तरह से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, और 4 ईयर के बाद टोटल रेवेन्यू क्या होगा वो आपने फाइंड करना है। सो बहुत सिंपल है। टोटल रेवेन्यू के लिए आप इंटीग्रेट कर लेंगे ये जो रेट फंक्शन है उसको ओवर द टाइम। ओके, सो रेट फंक्शन एफ ऑफ टी है और आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम इनिशियल टाइम जब आपने डिपॉजिट किया टू द फाइनल टाइम। ओके, सो टी पी इनिशियल टाइम नॉर्मली सपोज 0 से स्टार्ट होगा। तो आप 4 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये 0 होगा एंड जो फाइनल टाइम होगा वो 4 होगा। अगर आप 10 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 0 to 8 होगा। सो क्वेश्चन नंबर 16 में देख लें, बहुत सिंपल है। ये फार्मूला हमने देख लिया है। अब 16 के लिए मैं इधर टोटल रेवेन्यू लिख लूँगा एंड 0 to 4 इंटीग्रेट कर लेंगे 200 एंड देन t माइनस 5 होल स्क्वायर एंड डी टी। ओके, सो यस 1-2 स्टेप्स में आप इसको कर सकते हैं। तो 200 आउटसाइड चला जाएगा, ये सिंपल पावर फंक्शन है। सो आप इसका पावर रूल के थ्रू इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेंगे और ये क्यूब हो जाएगा एक्चुअली, एंड यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। सो 0 भी पुट करें एंड देन 4 भी पुट करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपको इसी तरह से इसका आंसर मिल जाएगा। 17 भी इसी तरह से। 17 में इंटीग्रेशन जस्ट आप देख लीजिएगा। इंटीग्रल आपके पास टोटल रेवेन्यू टी आर में लिख लेता हूँ और 0 to 8 आ जाएगा। ओके, एंड 600 एंड देन आप सपोज 1 + 3t एन डी टी है। अगेन ये पावर फंक्शन है, इसके लिए आप अंडर रूट को लिख लेंगे 1 + 3t होल पावर 1/2 एंड इसका डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए। सो आप 3 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे एंड 3 से डिवाइड भी कर लेंगे। ये 600 बाहर चला जाएगा एंड बाकी पे आप पावर रूल अप्लाई करके सिंपल लिमिट पुट कर लेंगे। सो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, आप खुद कंप्लीट कीजिएगा एंड इस तरह से हमारा ये चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक रिव्यू एक्सरसाइज है, उसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बट जो मेन एक्सरसाइजेज हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो अगर आपको रिव्यू एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी इसको अपलोड कर लूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। अगर कोई फीडबैक देना चाह रहे हो तो काइंडली आप मेथड के रिलेटेड, टीचिंग मेथड के रिलेटेड या फार्मूलाज डायरेक्टली किए जाएं या थेरी ज़्यादा हो, आप उसके रिलेटेड आप कमेंट में अपनी फीडबैक दे सकते हैं। डेफिनेटली इससे हमारे कंटेंट की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को।